नमस्कार। ठाणे महानगरपालिका वर्चुअल क्लास इयत्ता 8वी कक्षा, इसमें मैं वर्षा रविंद्र मटकर शाला क्रमांक 25 की अध्यापिका आपको आज यह हिंदी का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसी हिंदी के क्लास में आज मैं आप सभी बच्चों का सहर्ष दिल से स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हमारे हिंदी विषय में यह हमारी हिंदी की किताब है। इसमें दूसरी इकाई में 8वें नंबर पे मेरा विद्रोह नाम का पाठ है, जिनकी लेखिका है सूर्यबाला। विद्रोह का मतलब है बगावत, यानी कि हमें जो कोई चीज पसंद ना आए उसे तुरंत क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमें नाराजी दिखलानी चाहिए, हमारा विरोध दर्शाना चाहिए। ये है हमारी बहुत सी प्यारी सी लेखिका सूर्यबाला। इनका जन्म है वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 1943 में इनका जन्म हुआ है, 1943 में। ये हमारी लेखिका, इनका काम क्या है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनका हम जानते हैं परिचय। देखिए, इनकी शिक्षा हुई है, इन्होंने एमए किया है हिंदी भाषा में, पीएचडी यानी डॉक्टरेट की है रीति साहित्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। समकालीन कथा साहित्य में सूर्यबाला का लेखन अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखता है। अब तक प्रकाशित 5 उपन्यास, यानी कि हम मराठी में इसे कादंबरी बोलते हैं, 10 कथा संग्रह और 4 व्यंग्य संग्रहों के अतिरिक्त कथा संग्रह यानी कि कहानियां लेखन, और व्यंग्य यानी कि हास्य संग्रह, जिसमें जिनका हम साहित्य पढ़ते पढ़ते हमें हंसी भी आ सकती है। हास्य होता है जिसमें कोई जोक्स होते हैं, उन्हें व्यंग्य संग्रहों के बारे में। अतिरिक्त डायरी संस्मरणों पर भी उन्होंने कलम चलाई है। कलम चलाना मतलब लेखन करना। समाज जीवन परंपरा आधुनिकता एवं उनसे जुड़ी समस्याओं को सूर्यबाला एक खुली मुक्त और नितांत अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करती है। उसमें न अंधश्रद्धा है, न एकांगी विद्रोह। मतलब वो समाज में जो कोई घटनाएं घटती रहती है, उसके लिए वो क्या करती है, अपनी खुली आंखों से, हमेशा दृष्टि से, नजर से देखने की कोशिश करती है। अनेक रचनाएं कक्षा 8 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में संकलित, यानी कि इनका जो लेखन है, कथा संग्रह, कहानी संग्रह वगैरह सब कुछ, इनके जो कोई लेखन की रचनाएं की गई है, वो सब हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल है। बल्कि ये 8वीं कक्षा में ही नहीं, 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में भी इनके पाठ लिए गए हैं। टीवी धारावाहिकों के माध्यम से अनेक कहानियां, उपन्यासों तथा हास्य व्यंग्य परक रचनाओं का रूपांतर प्रस्तुत, जिनमें पलाश के फूल, न किनी न सौदाग और सौदागर, एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम सबको पता है, रेस निर्वासित आदि प्रमुख साहित्य का टीवी धारावाहिकों के माध्यम से इनकी ये जो कहानियां है, यह प्रसिद्ध हो चुकी है। कहानी संग्रह कौन से इनके प्रसिद्ध हो देखते हैं। एक इंद्रधनुष, दिशाहीन, थाली, थाली भर चांद, मुंडेर, मुंडेर पर, ग्रह प्रवेश, सांझबाती, कात्यायनी संवाद, 21 कहानियां, 5 लंबी कहानियां, सिस्टर प्लीज आप जाना नहीं, मानुषगंध, वेणु का नया घर, प्रतिनिधि प्रतिनिधि कहानियां, सूर्यबाला की प्रेम कहानियां, 21 श्रेष्ठ कहानियां, समग्र कहानियां आदि। और इसका व्यंग्य साहित्य उनका है अजगर करे न चाकरी, धृतराष्ट्र टाइम्स, देश सेवा के अखाड़े में, भगवान ने कहा था, झगड़ा निपटारक दफ्तर, दूरदर्शन धारावाहिक पलाश के फूल। मतलब दूरदर्शन पे ये पलाश के फूल नाम की जो सीरियल चलती थी, धारावाहिक उसे बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग सीरियल बोलते हैं, ये प्रसिद्ध थी। न किन्नी न सौदागर, दुआओं के, एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम सबको पता है, रेस तथा निर्वासित आदि प्रमुख
सजायाफ्ता कहानी पर बनी टेलीफिल्म पुरस्कार। अगर यूट्यूब पे हम ढूंढने जाए तो ये व्यंग धारावाहिक दूरदर्शन के हमें मिल जाएंगे देखने के लिए, तो आप उसे जांच कर देख भी सकते हैं। अभी ये हमारी जो प्यारी लेखिका है, तो इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले ये हम देखेंगे। साहित्य में योगदान के लिए प्रियदर्शनी पुरस्कार उन्हें मिला है, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सतपुड़ा लोक संस्कृति परिषद, अभियान मुंबई विद्यापीठ, व्यंगश्री पुरस्कार, रत्नी देवी गोयंका वाग्देवी पुरस्कार, राजस्थान लेखिका मंच वाग्मणी सम्मान, आजीवन उपलब्धि सम्मान, स्वजन हरिशंकर परसाई स्मृति सम्मान, अभियान आरोही अखिल भारतीय कायस्थ महासभा आदि संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया गया। और प्रमुख उनकी कृतियां हैं उपन्यास मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंख, यामिनी कथा, दीक्षांत। इतना उनका लेखन प्रसिद्ध है। कार्य क्षेत्र में वो कैसी है, क्या कार्य किया है वो देखेंगे। कार्य का प्रारंभ आर्य महिला विद्यालय में अध्यापन से उन्होंने किया, मतलब आर्य महिला विद्यालय में वो अध्यापिका थी। 1972 में पहली कहानी सारिका में प्रकाशित, मतलब सारिका नामक जो एक महीने की जो मालिका रहती है और प्रकाशित हो जाती है पुस्तक, उसमें उसको मराठी में मासिक बोलते हैं। तो उसमें उनकी पहली कहानी आई थी। 1975 में बम्बई आने के बाद लेखन में विशेष प्रगति उनमें आ गई। उनमें 1975 में प्रकाशित पहला उपन्यास उन्होंने मेरे संधि पत्र में विशेष रुचि रूप से चर्चित यह उन्होंने लिखा। डॉक्टर सूर्यबाला ने अभी तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास व हास्य व्यंग लिखे हैं। इनमें से अधिकांश हिंदी की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। पत्र पत्रिका मतलब का क्या बोलते हैं उसको, मासिक बोलते हैं, यानी किताब बोलते हैं, जो 15 दिन में, महीने में, साल भर में, 6 महीने में छपी जाती है, उसको पत्र पत्रिका बोलते हैं। अनेकों आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसारित हुए और बहुतों का देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी जो कहानियां हैं उनकी बहुत से भाषा में अनुवादित हो चुकी है। देश विदेश के रेडियो टीवी चैनल से उन्होंने अपनी रचनाओं का पाठ किया है। अनेक रचनाएं कक्षा 8 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के पाठ्यक्रमों में शामिल है। समकालीन कथा साहित्य में सूर्यबाला का लेखन अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखता है। समाज, जीवन, परंपरा, आधुनिकता एवं उससे जुड़ी समस्याओं को सूर्यबाला एक खुली, मुक्त और नितांत अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करती है। उसमें न अंधश्रद्धा है, न एकांगी विद्रोह। एकांगी विद्रोह मतलब किसी एक बाजू से विद्रोह। देखिए, हमें जो हम पाठ देखने जा रहे बच्चों, मेरा विद्रोह मतलब बगावत, मुझे जो पसंद नहीं है उसके बारे में क्या करना है, विरोध दर्शाना है। अगर आपने तारे जमीन पर यह चित्रपट देखा होगा आमिर खान जी का, तो उसमें जो बच्चा रहता है तो वो कैसे रहता है, कैसे चिड़चिड़ापन अपने आप में उसका होता है। अगर ये चित्रपट आप देखेंगे तो आपको ये विद्रोह मालूम हो जाएगा कि अपने आप में कैसे विद्रोह बढ़ता है, बच्चों में कैसे बढ़ता है। तो ये पाठ में वही दिया गया है। और ये हमारी जो लेखिका है, ये एक बाल मनोवैज्ञानिक भी है, मतलब बच्चों के बारे में वो जानती है, इसीलिए तो वो इतना लेखन कर चुकी है। और उनका जो लेखन जो 8वीं कक्षा से आगे 12वीं तक के बच्चों के जो वय ग्रुप, मतलब उम्र के हिसाब से उन्हें जो पता है उसमें उन्होंने व्यथित किया। इसलिए उनकी जो लेखन सामग्री है वो इस पाठ के लिए उनके पठित पाठ्यक्रम में बच्चों के किताब हिंदी विषय माध्यम में लिया गया है। तो यह गद्य संबंधी हम देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो प्रस्तुत कहानी में सूर्य बालाजी ने बाल मन की लालसाओं को, लालसा यानी इच्छा, पिता की वो महत्वाकांक्षाओं या वो अपेक्षाओं का, महत्वाकांक्षा और अपेक्षा एवं सेम ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। अपेक्षा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण
प्रस्तुत किया है। इस पाठ में मतलब बच्चे के मन में क्या चलता है और पिता के मन में क्या चलता है, इसी बारे में यह पाठ है। तो मैं इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की आकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती है। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अतः इनमें हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। हालाल अभी फिलहाल घर घर में ये घर घर की कहानी बन चुकी है। हर एक घर में एक या दो ही बच्चे रहते हैं, तो माँ बाप की बहुत सारी अपेक्षा अपने बच्चों से रहती है और बच्चों को माँ बाप की अपेक्षाओं से दूर उन्हें छोड़कर दूसरा ही अलग कुछ करने का रहता है। और इस झमेले में क्या होती है, माँ और बाप बच्चे पेरेंट्स और बच्चों में क्या रहती है, अनबन चली बनी रहती है, हमेशा तू तू मैं रहती है। और फिर बच्चे भी विद्रोह करते हैं और पिता भी उसमें दुखी रहते हैं, पिताजी माताजी दोनों। लेकिन माताजी बच्चों को थोड़ा बहुत समझ लेती है, क्योंकि क्या होता है पहले जमाने में 4-5 भाई बहन रहते थे, एक दूसरे में आपस में अपने विचार बांट लेते थे, कुछ चाहिए हो तो बोल लेते थे। लेकिन अभी क्या होता है, घर में एक ही या दो ही बच्चा रहता है, तो वो बच्चे को बोलने के लिए, बात करने के लिए, अपनी मन की बात बताने के लिए कोई साधन ही नहीं रहता, वो किसी के पास अपनी बात नहीं बता सकता, इसलिए उसका प्रॉब्लम होता है। तो हम पाठ की तरफ जाए और पाठ के माध्यम से ही देखना शुरू करते। देखो बहुत अच्छा सा पाठ है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे अलग से शब्द इसमें आए हैं। तो हम देखेंगे, जो हमारी शब्द वाटिका है उसमें मैं लिखते जाऊंगी और आप पाठ के अंतिम स्थान पर वो आपके काफी में उतार लीजिए। तो देखिए मैं पाठ शुरू कर रही हूँ। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। अभी किवाड़ किवाड़ का मतलब होता है दो पट के जो दरवाजे रहते हैं, तो उसका एक जो पट रहता है वो हल्के से सरकाना, तो उसे बोलते हैं किवाड़। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे शब्द है। दूसरा है निगाहें, निगाहें यानी नजर, दृष्टि। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो। बकवास यानी कि फिजूल की बातें जिनका कोई मतलब ही नहीं है। बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मटर गश्ती, मटर गश्ती का मतलब है अपने आपके पाठ के पीछे में भी कुछ ये शब्द वाटिका दी गई है, उसमें भी बताया गया है मौज में घूमना। मटर गश्ती अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना। मैं गुन्नाता हुआ ढिठ सा अंदर आता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों की तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा। उनका दहाड़ना गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नजरों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। देखिए इसमें अभी बहुत सारे शब्द आए हैं। यह शब्द मैं अब पाठ के अंतिम में आपको ये फलक पे लिख दूंगी। तो इसमें बताया गया है कि यह हमेशा का मेरा चलता रहता है, आपस में पिताजी का मेरा।
अभी इसमें गुन्नाता, जवाओं के तीर चलाऊं, दहाड़ना गरजना, बिसुरते चले जाना, ये जो शब्द है यह कठिन शब्द है थोड़े से। गुन्नाता मतलब क्या? अपने आप में ऐसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे करते ढीठ से पापा के सामने खुद का हौसला बढ़ाते हुए वहां से निकल जाना। नहीं तो कुछ बच्चे वही कोने में खड़े रहते हैं। जवाबों के तीर चलाना, जैसे पिताजी अपने को प्रश्न सवाल करे उसका तुरंत जवाब देना, तुरंत जवाब देना, यानी कि जवाब के पीछे जवाब, जवाब के पीछे जवाब, इससे बोलते हैं जवाबों के तीर चलाना। दहाड़ना गरजना मतलब पिताजी क्या करते, जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते, उसे कहते हैं दहाड़ना गरजना। विसुरते चले जाना मतलब मम्मी क्या बोलती है, बेचारी माँ का क्या होता है, दोनों के बीच में वो अटक जाती है और फिर वो क्या करती है, रोना धोना उसका शुरू हो जाता है। पूर्व जन्म कर्मों के फल है, ऐसा वैसा बड़बड़ कर करते अपनी जिस काम को उसको जाना है वहां तो नहीं जाती, दूसरी ओर ही चले जाना, बिना मतलब के भटक जाना। ठीक ठीक, याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। वो बोल रहा है कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से कि मेरी और पिताजी की ये अनबन, ये सिलसिला यानी ये श्रृंखला कब से शुरू है, कुछ पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बचपन में मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले के जैसा ही था, जिस ओठों से लगाते लगाते पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। मतलब जो बच्चा है, लेखिका ने जो लेखन किया उसमें जो बच्चा पात्र लड़का है वो बोल रहा है अपनी भाषा में कि मेरा बचपन बहुत अच्छा सा गया, ऐसा मैं विद्रोही यानी बगावती और उद्दंड मतलब कोई भी चीज मैं ठुकराता चला जाऊं, अपना मन माने आचरण करने लगूं, ऐसा मैं कब बन गया मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन तो मेरा एक शहद जैसा था। शहद पता है ना सबको, शहद यानी मधुमक्खी के छत्ते से जो गिरता है मीठा मीठा, तो उसे शहद यानी मराठी में मध बोलते हैं। वो शहद जैसा मेरा बचपन था, वो शहद का प्याला मैं जैसे ओठों को लगाता मेरा बचपन खत्म हो गया। और कैसे पिताजी की महत्वाकांक्षाएं, आशा है मेरे बेटे को, मेरे को ये बनाना है वो बनाना है, वो कैसे उसमें मिल गई है मुझे कुछ पता नहीं। मतलब ये पिताजी की महत्वाकांक्षा ये बच्चे को जहर लगने लगी है। अभी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, यानी कि वो जब स्कूल जा रहा था वो पहला दिन, माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हुए थे। दौड़ धूप मतलब अपने बच्चे को स्कूल दाखिल करने के लिए बहुत सारे बच्चों को स्कूल के तभी एडमिशन के टाइम पे अपने पेरेंट्स की, माँ बाप की बहुत दौड़ धूप होती है, उन्हें बहुत भागम भाग करनी पड़ती है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखला दिलाने के लिए। तो ये बच्चे तभी छोटे रहते, तभी उन्हें पता नहीं रहता है, जब वो बड़े होते तभी उन्हें मालूम हो जाता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो ये बच्चे के लिए भी उनके पिताजी ने ऐसे ही कॉन्वेंट में अभी उसका एडमिशन करा दिया है, उन्हें दाखिल करा दिया है। अभी कॉन्वेंट बोलेंगे तो वैसे तो अंग्रेजी स्कूल रहती है, लेकिन कॉन्वेंट का मतलब है ईसाई साध्वियों का आश्रम। अभी ईसाई धर्म मतलब क्रिश्चियन, और उनकी जो नन रहती है विशिष्ट उनके पोशाक में रहती है, तो वो क्रिश्चियन धर्म की साध्वी रहती है। तो कॉन्वेंट का सीधा सीधा अर्थ है ईसाई धर्म की साध्वियों का आश्रम। तो वो ज्यादातर स्कूलों में पाठ बच्चों को पढ़ाने का ही काम करती है, वहां पे स्कूल ही चलाई जाती है। तो ऐसे स्कूल में अपने ये लेख छोटे बच्चे यानी पाठ के पात्र को एडमिशन मिला। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे उन पर ही शिक्षाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उनकी लड़कों का
दबदबा रहता। देखिए, अभी ये लेखक जो अपना पात्र बच्चा जो है पाठ का, वो कहता है कि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, उसे पसंद नहीं था। बोलते पूरा मेरा घर का वातावरण हिंदी और मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, अभी कुछ बच्चों के घर में ही पूरे माँ बाप अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े बड़े भाई बहन या चाचा चाची रहते हैं, वो सब पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनका पूरा माहौल अंग्रेजियत रहता है। तो उनके उन पर ही शिक्षिकाएं शाबाशी के टोकरे उछालती। मतलब शिक्षी हमारी जो अध्यापिका थी शिक्षिका थी, उनकी ज्यादा नजर उसी बच्चों पर थी और वो उन्हें शाबाशी के टोकरे उछालना मतलब उनकी वाह वाह करना, उन्हीं बच्चों को हमेशा पुरस्कार देना, उनको बढ़ावा देना, ऐसे करती थी। और छोटी उम्र में ही धारावाह अंग्रेजी, वो बच्चे भी छोटी उम्र में ही माँ बाप घर में अगर अंग्रेजी बोल रहे थे, उनका पूरा वातावरण अंग्रेजियत है, अंग्रेजी सिस्टम का है, तो वो बच्चे भी छोटी उम्र में अच्छे से अंग्रेजी बोल लेते थे और कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता था। जाहिर है, जिसको जो आता है वही वहां पे घूमते फिरते हैं, उनको टीचर भी उन्हें ही शाबाशी देती है। और अपने जो पात्र जो पाठ का जो लड़का है, हिंदी वातावरण उनके घर में है, तो इसी उन्हें वो क्लास कैसे अच्छा लगेगा। जो माहौल अपने को पसंद ही नहीं आ रहा है, जिसमें अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमें ज्यादा पसंद नहीं आता है। आदमी को या व्यक्ति को रुचि कहाँ आती है, जहाँ हमें कोई पसंद करता है, वहाँ की बातें हमारी समझ में आती है, हम उनसे हमारे विचारों के आदान प्रदान कर सकते हैं, ऐसी जगह हमें पसंद आती है। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। मतलब उनकी माँ, हिंदी अगर माध्यम रहता तो उनका अच्छी तरह पढ़ाई अपने बेटे की वो कर लेती थी, लेकिन अंग्रेजी माँ को नहीं आ रही थी, तो वो उसकी वजह से लाचार, यानी तो कामयाब न होना उस बात में। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते, मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कापियों सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। पिताजी शाम को लेके बैठते और पूरा धमका कर रट्टा मार कर उन्हें पढ़ाई करवा के लेते थे, और ये जो बच्चा अपना जो है आपका दोस्त, वो पिताजी के ही आ, मतलब आशीर्वाद से या शिक्षा से 8वीं कक्षा तक पहुंचा। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, पिताजी ने मना किया। मेरी जिद करने पर माँ और पिताजी में झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। एक बार स्कूल में पिकनिक जा रही थी, तो स्कूल में पिकनिक जाते समय पिताजी ने क्या किया, आप तुम मत जाओ पिकनिक, सीधा बोल दिया। तो माँ और पिताजी में झिकझिक हो गई, मतलब थोड़ी सी बातें इधर उधर हो गई। तो ये अपना जो लेखक बच्चा है 8वीं कक्षा का, वो अड़ा ही रहा, मतलब जिद करता रहा, मुझे पिकनिक जाना है। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया, डांटा गया और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। पहले समझाया, नहीं बेटा पिकनिक नहीं जाना है, पिकनिक नहीं जाना है, और बाद में बोला ना पिकनिक नहीं जाना है, साफ कर 2 दे दिया। और फिर क्या बोला, नालायक, बोला ना एक बार नहीं जाना, ऐसे करार मतलब उनको नाम मिला। यानी कि वो बच्चे के मन में फिर से क्या हुआ, क्या आने लगा, उसको क्रोध आने लगा और वो विद्रोह की तरफ धीरे धीरे जाने लगा। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। मतलब स्कूल में डोनेशन मांगा जाता है, यानी कि उसे चंदा, डोनेशन यानी चंदा। स्कूल का कोई रिपेयरिंग का काम हो या कुछ काम हो तो उसे चंदा कहते हैं।
तो वो साल भर में एक बार ऐसे स्कूलों में मांगा जाता है, या कोई जलसा रहेगा या कोई फंक्शन रहेगा, समारोह रहेगा, उसके लिए वो पर्चियाँ छपी, यानी कि रिसीट बोलते हैं उसको मराठी में, पावती। तो वो छपी रहती है, तो वो कभी घर लाते तो पिताजी बिना वजह झल्ला पड़ते, यानी कि बिना वजह से क्या करते थे, चिल्लाते थे, और ये क्यों लाए, वो क्यों लाए, और झगड़ा हो जाता था। तो 1-2 रुपए देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। माँ बोलती थी, बेटा वो तुम्हारे कुछ फायदे का नहीं, वो तो स्कूल के लिए पैसा जा रहा है ना, तो हम लोग को 1-2 ही रुपया देंगे, हम क्यों 10-20 रुपया देंगे। माँ बाप का भी सही रहता है, क्योंकि उन्हें अपना आमदनी कितनी है वो पता रहती है, उसके हिसाब से माँ बाप अपना घर चलाते रहते हैं। बच्चों को ये कहाँ रहता है मालूम कि कैसे घर चलाते हैं, घर का खर्चा कितना, ये कोई बच्चों की बात नहीं रहती। बच्चों को बस अपने मन की ही ठानी रहती है, जो उन्हें चाहिए वो चाहिए ही होता है, और इसकी वजह से माँ बाप और बच्चे में क्या होती है, अनबन होती रहती है। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। रमन अभी अपने ये इस बच्चे का कौन है, दोस्त है। तो उसकी वर्षगांठ, वर्षगांठ यानी सालगिरह, जन्मदिन, जो जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन क्या कहते हैं, थोड़ा सा समारोह रखा जाता है, अपने दोस्तों को बुलाया जाता है। तो उस वर्षगांठ की ये अपना लेखक बता रहा है। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मतलब बच्चों में रहता है, दोस्तों दोस्तों में आपस का प्यार रहता है। अरे मेरा दोस्त है, मुझे पहले बताया अगले महीने में उसकी वर्षगांठ है, तो मैं उसकी वर्षगांठ पे ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा। ये बच्चों के मन में अनेक विचार चलते रहते, बहुत सारे सोच रहती है, चाहे वो उनका वैसी उनकी उम्र ही रहती है, और वो सोचना भी जायज़ है। लेकिन अभी उसके बारे में देखो क्या हुआ। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता घर पहुंचा था। किलकता मतलब जो खुशी के मारे चलना फिरना, जो हमारे मन में जो उमंगे उठती रहती है, तो जो उससे हमारा जो अ, अ, चलने फिरने का जो रवैया रहता है उसे किलकना बोलते हैं। किलकता घर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतजार कर रहा था। बेसब्री से मतलब आतुरता, बहुत इच्छुकता, उत्कंठता से। मराठी में उसे आतुरता बोलते हैं। कि जैसे कोई क्षण आता है, जैसे देखो हमारा गणेशोत्सव, तो हम महीना 2 महीने से के पहले से ही काम में लग जाते। अरे गणपति आने वाले, घर को सजाना है, साफ सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है, मुझे ये कपड़े लाने हैं, इस बार गणपति के डेकोरेशन ऐसा करेंगे, उसके लिए ये ऐसे टेबल को ऐसे सजाएंगे, इस तरह की हम लोग चादर मंगवाएंगे, ऐसे रिबीने मंगवाएंगे। जो उत्कंठा रहती है ना, उसी वैसी ही सेम उत्कंठा हमें हमारी वर्षगांठ मनाते समय रहती है। और मित्र से ज्यादा मित्र के वर्षगांठ में जाने की उत्कंठा यानी बेसब्री से इंतजार वो कर रहा था। क्योंकि रमन ने अपने वर्षगांठ की तैयारियों का चित्र खींचा था, उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया। डपट देना, बहुत सारी डांट देना, जोर से डांटना, बहुत सारी डांट देना। नहीं जाना है। मैंने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पिताजी बोले नहीं जाना है, तो इसने अपना विद्रोह शुरू कर दिया। बच्चों का विद्रोह क्या रहता है, रोना चिल्लाना, जमीन पे गिड़गिड़ाना, ये सब बच्चों का विद्रोह रहता है। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। जोर सा तमाचा गालों पे जड़ देना यानी लगाना, मारना। गाल पर लाल निशान उभर आए, उभर आना, दिखाई देना। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेरा रो पड़ी। मम्मी ने उंगली ऐसे घुमाई, और मम्मी को ही वो गाल पे निशान देख के उसे रोना आ गया मम्मी को, क्योंकि अपने बच्चे को कहीं लग जाए या कुछ हो जाए तो माँ का दिल रहता है,
तो उसे देखा नहीं जाता है, तुरंत उसकी आंखों से आंसू झर जाते हैं। और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ। पिताजी भी मनुष्य है, उनके अंदर भी दिल है, लेकिन क्या है, बाप का दिल है ना, थोड़ा सा कड़क, यानी कि हमारा जो नारियल की तरह सख्त रहता है, बाहर से, अंदर से नरम रहता है, क्योंकि पिताजी दिखाते नहीं है कि हमें भी दुख हुआ। लेकिन वो भी क्या करते, बच्चे की जिद के आड़े उनका क्या होता है, मानसिक संतुलन वो आपे से खो बैठते हैं और बच्चे को एक चाटा मार देते हैं। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई, बाजार से बिस्कुट का डब्बा मंगवाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया, फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी ने जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया, मन किया जोर से चीख पड़ूं। देखो, ये सुन रहा था पिताजी कैसे झूठ बोल रहे, लेकिन उसके मन लग रहा था कि मैं जोर से बोल पड़ूं कि इन्होंने मुझे मारा है। सामने की ही झूठे, मक्कार और निर्दयी है। वो मन के मन ही अपने बाप को, पिताजी को क्या बोलता है, झूठे, मक्कार, निर्दयी, यानी मक्कार माने कुछ काम के नहीं और कठोर दिल के निर्दयी। पीट कर लाए हैं मुझे, यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। अपने पिताजी को घूर घूरते अपनी दोस्त की, रोमन की उंगली पकड़ते वो अंदर चला गया। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि लाल परी की जादुई देश में आ गया हूँ। मतलब जो रमन का घर सजाया सवारा था उसकी वर्षगांठ के लिए, वो सब देख के यह बच्चा दंग रह गया और उसे क्या हुआ, बहुत आनंद हुआ। उसे ऐसे लगने लगा कि मैं परियों के देश में आया हूँ। और परियों का कपड़े वगैरह पहनने का मोस्टली ज़्यादा से रंग जो रहता है लाल, गुलाबी सर रहता है, इसलिए वो लाल परियों के जादुई देश में आया हूँ। ढेर ढेर के झूलते, रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते सा सज्जा। गुलदस्ते सा सज्जा मतलब एक कोने में बहुत बड़ा गुलदस्ते का जो फ्लावर पॉट लगाया रहता है उसे सज्जा कहते हैं। तो उल्लास से हमेशा हंसते से उसकी मम्मी डैडी घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? वह बोला उल्लास में, यानी कि बहुत आनंदित हुआ, वो हर्षित हुआ अपने ये इस फ्रेंड के वर्षगांठ में जाकर, और माँ पिताजी से बोले कि आप मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? उन्हें सवाल। तो ये पार्ट बहुत बड़ा है और इस पार्ट में हम आधे पार्ट तक तो पहुंच चुके हैं। तो अभी तक हम इस पार्ट का मैंने आपको जो बताया है, तो उसके मैं आपको फिलहाल जो हार्ड वर्ड से है, मतलब कठिन शब्द है, वो बोर्ड पर लिख देती हूँ, आप उन्हें लिख लीजिए। मटर गश्ती मैंने लिख दिया था। बाकी दूसरा है गुन्नाता, आगे का है ढीठसा, दहाड़ना गरजना, यहाँ पे मुहावरे लिख कर देती हूँ। उसमें एक है जवाबों के तीर चलाना,
दूसरा है बिसुरते चले जाना। सिलसिला। आगे कॉन्वेंट। उद्दंड। लाचार। अड़ाई रहना। झल्ला पड़ना। झल्ला। फिजूल। किलकता। बेसब्री से जिद मचाना। जड़ देना। मक्कार।
देखो बच्चों, ये शब्द वाटिका है। बहुत सारे शब्द है जिनका तो हमें मतलब समझ में आता है, लेकिन हिंदी भाषा में हम क्या लिखे इसलिए ये बोर्ड पे आपको लिख दिए हैं। तो हम इस पाठ का ये आधा भाग तक यहीं रुकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।